हेलो। हेलो फ्रेंड। हमारा टॉपिक है डाइस पासा। तो आज हम लोग देखते हैं डाइस को, जिसे हम लोग कहते हैं पासा। बच्चे, इससे आप लोग फैमिलियर हो, क्योंकि ये जो लूडो में आप लोग डाइस देखते हो सेम वही चीज़ है। तो आप इसमें देखोगे कि टोटल 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस, जिसे हम लोग कहते हैं सतह। टोटल 6 सतह जो आपके डाइस देखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं। जो आपको देखने में कुछ इस टाइप का रहता है। ऊपर वाले सेक्शन को हम लोग कहते हैं टॉप। तो ठीक उसके अपोजिट जो होता है बॉटम। इस साइड को हम लोग राइट साइड बोलते हैं। तो इस साइड को लेफ्ट साइड। ये हमारे लेफ्ट और राइट हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सामने वाले चीज को हम लोग कहते हैं फ्रंट। तो ठीक उसके पीछे बैक। तो टोटल आपके पास 6 सरफेस हो गए। तो इस 6 सरफेस में क्वेश्चन क्या अराइज किया जाता है? तो क्वेश्चन अराइज किया जाएगा, जैसे अगर पूछा जाएगा कि अगर टॉप में 6 नंबर हो तो बॉटम में कौन सा नंबर होगा, अगर राइट में दो 2 हो तो लेफ्ट में कौन सा नंबर होगा, अगर फ्रंट में 1 दिया हुआ तो बैक में कौन सा नंबर होगा। मतलब इस चैप्टर में सिर्फ आपको एक चीज पे ध्यान देना है, अपोजिट। किसी का भी अपोजिट, टॉप का अपोजिट बॉटम में कौन सा नंबर होगा, राइट के साइड लेफ्ट अपोजिट होगा तो अगर राइट में दिया हुआ है तो लेफ्ट के बारे में, लेफ्ट दिया हुआ है तो राइट के बारे में, बैक दिया हुआ है तो फ्रंट के बारे में, फ्रंट दिया हुआ है तो बैक के बारे में। आप लोग जो लूडो खेलते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर दिखता है, जो हमारे डाइस को रिप्रेजेंट करते हैं। पर यहाँ पे एग्जामिनर आपको, जो एसएससी या और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो नंबर के अलावा अल्फाबेट भी यूज करते हैं। और आपको सिंबल भी यूज किया जाता है। तो ये 3 सेक्शन हम लोग को कवर करना है। तो आपको जब भी डाइस देखोगे जो आपके एग्जाम पेपर में आते हैं, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। जो आपको इस तरह का दिखेगा, जिसमें आपको टोटल 6 सरफेस होते हैं, मगर 3 सरफेस ही हिडन होंगे और 3 सरफेस शो होंगे। देखो यहाँ पे 3 सरफेस दिख रहा है, एक फ्रंट, टॉप और राइट साइड। मगर आपको कौन कौन सा बच रहा है? बैक, बॉटम और लेफ्ट साइड। 3 सरफेस जो है आपका ये हिडन है, और 3 सरफेस क्या है, शो हो रहा है। तो एग्जाम में या किसी भी पेपर में जब भी डाइस को देखोगे तो आपको ये इमेज दिखेगा, ना कि ये वाले। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर टॉप में ये नंबर है तो ठीक इसके बॉटम में कौन सा नंबर होगा, अगर फ्रंट में कोई नंबर है तो ठीक बैक में कौन सा नंबर होगा, अगर राइट साइड कोई नंबर है तो लेफ्ट साइड कोई नंबर हो। तो अपोजिट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना है हमें। तो इस चैप्टर में अभी कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए वो देखते हैं पहले। इसमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे केस 1। केस 1 केस 1 में आपको दिया जाएगा ओनली वन फिगर इज गिवन। केवल एक चित्र दिया हुआ हो। केस 2। केस 2 में 2 फिगर आर गिवन।
आर गिवन, दो चित्र दिए हुए हों। दो चित्र दिए हुए का मतलब है कि दो डाइस का फिगर मिलेगा आपको इसमें। इसमें आपको 3 सेक्शन कवर करना है। पहला, नो कॉमन कॉन्सेप्ट। सेकंड, वन कॉमन कॉन्सेप्ट। और थर्ड, टू कॉमन कॉन्सेप्ट। थर्ड केस हमारा बनता है मोर देन टू फिगर आर गिवन। दो से अधिक चित्र दिए हुए हो। लास्ट इसमें आपको बन जाएगा पहला केस वन कॉमन कॉन्सेप्ट, सेकंड टू कॉमन कॉन्सेप्ट, और थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। लास्ट आपका केस 4 होता है। केस 4 जो आपका होगा अपेंडाइज। अपेंडाइज जैसे हम लोग कहते हैं खुला पासा। टोटल हम लोग इस चैप्टर में इतने टाइप के पढ़ेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं केस 1 के बारे में। केस 1, केस 1 में है हमारा ओनली वन फिगर इज गिवन। केवल एक चित्र दिया हो। इस चीज को समझने के लिए हमें डाइस के प्रकार को समझना पड़ेगा कि डाइस कितने टाइप के होते हैं। तो डाइस नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, तो एक होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग कहते हैं मानक पासा। तो जनरल डाइस को समान पासा। अब आप कैसे पहचानेंगे कि डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है? तो पहले हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस का। स्टैंडर्ड डाइस में रूल जो है, आपको दो रूल होंगे। तो रूल वन क्या है? सम ऑफ टू टू एडजेसेंट सरफेस इज नॉट इक्वल टू 7। दो पड़ोसी या नज़दीकी सतह का योग 7
नहीं हो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, इस चीज को फिगर से हम समझते हैं। मान लो ये एक तरह का डाइस दिया हुआ हो, ये डाइस दिया हुआ है, तो बोला गया है कि आपको कि दो पड़ोसी सतह का योग केवल कभी 7 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 7। जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो आपको 3 ही सतह दिख रहा है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी पड़ोसी सतह, तो मुझे बताना 2 का पड़ोसी को क्या हो सकता है। सर बैक हो सकता है, फ्रंट हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, राइट साइड हो सकता है, या लेफ्ट साइड हो सकता है। क्या कभी भी बॉटम हो सकता है? क्या ये कभी भी इसका पड़ोसी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि दो पड़ोसी सतह का योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। मतलब 2 के सामने, 2 से हम 7 पूरा आने के लिए 5 चाहिए हमें। मतलब 5 न तो बैक में आ सकता है, न ही आपके लेफ्ट साइड में। यहाँ पे आ ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 गिवन है और यहाँ पे 3 गिवन है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। रूल 2। रूल 2, सम ऑफ टू अपोजिट सरफेस इक्वल टू 7। इसने कहा कि दो पड़ोसी सतह का योग दो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। तो विपरीत सतह का योग 7 हो, ये कह रहा है। मतलब क्लियर बात है कि अगर दो ऊपर है तो कभी भी जब नजदीकी सतह आपका 7 नहीं बना सकता है तो लास्ट में 5 कहाँ पे बचेगा, बॉटम में। तो दो अपोजिट सतह, मतलब 2 का अपोजिट क्या आएगा, 5। तो अब जैसे अगर दिया रहा है आपसे 1, तो 1 के सामने कभी 6 आ सकता है, तो इसका 1 का कौन कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। तो आप ध्यान से देखो इस फिगर में, अगर मैं ये फिगर यहाँ पे बना दूँ और इस फिगर में बोलूँ कि अपोजिट बताना है आपको 1 का, और रूल क्या कह रहा है कि दो पड़ोसी सतह कभी भी 7 नहीं हो सकता है। वन टू थ्री, तो बोला गया कि 1 के विपरीत सतह, अगर ये 1, तो इसका पड़ोसी कौन कौन हो सकता है सर, ये है, और कौन है, ये वाला जो आपका लेफ्ट साइड है। सर बॉटम, और क्या है सर, टॉप, और कोई है। क्या बैक कभी भी इसका पड़ोसी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कभी भी ये 7 नहीं होना चाहिए। तो 1 को रिक्वायरमेंट कितना है जो 7 बना सके, तो 6 यहाँ नहीं आ सकता है, 6 यहाँ भी नहीं आ सकता है, क्योंकि दोनों मिलके 7 बना देगा। क्या 6 कभी यहाँ आ पाएगा, नहीं आ सकता है। 6 कभी यहाँ आ पाएगा, नहीं आ सकता है। तो 6 कहाँ जाएगा, हमेशा इसके अपोजिट में। तो हम बोलेंगे 1 का अपोजिट क्या होगा, 6। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, क्योंकि दो विपरीत सतह मिलकर क्या बनाता है, 7। तो यहाँ 7 बना दे रहा है, ये दोनों भी 7 बना रहे हैं और ये भी 7 बना रहा है। तो यही दो रूल आपके स्टैंडर्ड डाइस को फॉलो करते हैं। सम ऑफ टू एडजेसेंट सरफेस इज नॉट इक्वल 7, कभी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल कह रहा है कि दो विपरीत सतह का योग 7 होगा, मतलब दो विपरीत सतह का योग 7 होगा। अब आते हैं हम लोग जनरल डाइस पे। जनरल डाइस का क्या है,
sum of two adjacent surface is equal to 7। दो पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे जनरल डाइस में दो पड़ोसी सतह का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो आपको कोई भी दो सतह का योग 7 बन जाना चाहिए, कोई भी। तो देखो यहाँ पे इस फिगर में हम समझते हैं। जैसे ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, और आपसे पूछा जाएगा कि दो पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए। ये एक फिगर दिया हुआ है, ये एक जनरल डाइस बना रहे हैं। तो पहला रूल क्या है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल 7। मान लो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमें 6 दिया और यहाँ पे 5। तो दो पड़ोसी सतह का योग कितना हो गया? 7। तो हम क्या बोलेंगे? ये जनरल डाइस है, क्योंकि पहला रूल बना। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस रहता तो स्टैंडर्ड डाइस का कहना क्या है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट सरफेस इज नॉट इक्वल 7। दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों का योग क्या है? 7। तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। अब आते हैं जनरल डाइस पे। यहाँ पे सम ऑफ टू एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल टू 7। दो पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए। तो ये दोनों पड़ोसी है, तो इन दोनों का योग क्या है? 7। एक और फिगर हम लोग देखते हैं। ये आपको दिया हुआ है। मान लो यहाँ पे मैं 2, 5, 3, तो यहाँ भी दो पड़ोसी सतह का योग क्या बन रहा है? 7। तो हम क्या बोलेंगे? ये डाइस क्या है? जनरल डाइस है। तो हम डाइस को पहचानना समझ में आ गया कि हम डाइस को जनरल है या स्टैंडर्ड है। अब बात आती है कि अगर जनरल डाइस में अपोजिट पूछा जाए, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, तो जनरल डाइस में क्या होता है कि हमें ये पता रहता है कि इसके दोनों का सतह कितना है? 7 बना रहा है। बट हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हिडन जो नंबर है, यहाँ पे हिडन नंबर क्या है हमारा? 1, और क्या है? 4 और 6। ये 3 नंबर जो हमारा है, ये किस प्लेस में हो सकता है? मे बी ये इस प्लेस पे हो, मतलब लेफ्ट साइड में हो, या मे बी ये बैक में हो, 1, 4 या 6, या मे बी बॉटम में हो। अब कौन सा नंबर है ये हमें कंफर्म नहीं। मे बी 1 हो सकता है, मे बी 4 हो सकता है, मे बी 6 हो सकता है। तो आप कभी भी जनरल डाइस पे अपोजिट पूछा जाए तो आप इस पे कंफर्म नहीं बता सकते हो कि कौन किसके अपोजिट होगा। कंफर्म मतलब हम ये कह सकते हैं कि कभी भी 3 का अपोजिट 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमें कंफर्म पता है ये पड़ोसी है इसका। क्या 3 का अपोजिट 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये दोनों इसके पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। तो अब बच कौन सा नंबर रहा है? 1, 4, 6। ये 3 नंबर ही हमारे पास बच रहे हैं। ये 3 नंबर का किस प्लेस पे होगा ये कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का आपको 2 रूल था, पर जनरल डाइस में सिर्फ और सिर्फ केवल एक रूल है, सिर्फ पहचानने का कि वो जनरल डाइस है। तो यहाँ पे आपका क्या है? दोनों का योग 7 बना नज़दीकी सतह, तो ये जनरल डाइस है। पर जनरल डाइस का अपोजिट आप कभी भी कंफर्म नहीं कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर 1, 4, 6। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला कॉन्सेप्ट आया कि 100 नंबर जो आपको दिख रहा हो, 100 नंबर का अपोजिट है हिडन नंबर।
हिडन नंबर। सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से ही हम जनरल डाइस के आंसर दे सकते हैं। अब मान लो एग्जामिनर आपसे पूछता कि 1 का अपोजिट क्या है, तो मुझे बताना बच्चे 1 क्या आपको इस फिगर में शो हो रहा है? सर नहीं हो रहा है। तो 1 अगर शो नहीं हो रहा है तो मान लो 1 इस जगह पे है, मुझे नहीं पता ये मैं मान रहा हूँ। तो 4 में भी हो सकता है यहाँ, या 6 हो सकता है, तो ये दोनों इसका क्या है, पड़ोसी हो गया। अगर मे बी बैक में 4 या 6, ये भी क्या होगा, इसका पड़ोसी हो जाएगा। तो क्या कभी भी 4 6 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बच क्या गया, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 5, क्योंकि मैंने 1 को यहाँ माना है। मे बी 1 यहाँ भी तो हो सकता है, मे बी 1 यहाँ भी हो सकता है। हम कभी भी कंफर्म नहीं बताएंगे कि कहाँ पे है। तो इसलिए यहाँ पे शो नंबर का अपोजिट क्या है, हिडन नंबर। तो हिडन नंबर का अपोजिट क्या होगा, शो नंबर। और 1 क्या है, हिडन नंबर। तो शो नंबर क्या है आपके पास, 2, 3 और 5। तो इस बात को हमेशा याद रखना जनरल डाइस में कि जो नंबर हिडन है उसका अपोजिट होगा शो, और जो शो है उसका अपोजिट होगा हिडन। इस चीज को हमेशा आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज आपको हमेशा फंसाती है, सिर्फ आप डाइस को पहचानना जाने। चलिए आप लोग डाइस पहचानना जान चुके हो, तो कुछ क्वेश्चन पहले इसको समझते हैं। और आपको मैं कुछ डाइस बना के दे रहा हूँ, और आपको बताना है वो डाइस कौन सा है, जनरल या स्टैंडर्ड। मैं आपको यहाँ पे 4 डाइस दे रहा हूँ। और ये आपको अब बताना है कि जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड। तो आप इसको डाइस को पहचानना जान चुके हैं। ये आपके 4 डाइस है। अब मैं आप में इसमें पुट कर रहा हूँ नंबर 1, 3, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 6, 5। तो आप डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, डाइस नंबर 3 और डाइस 4, आपको बताना है कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है, कौन सा जनरल है। तो स्टैंडर्ड डाइस का रूल क्या है, दो पड़ोसी सतह का योग कभी भी साथ नहीं होना चाहिए। क्या 1 और 3 क्या पड़ोसी सतह है, और इन दोनों का योग 7 है क्या? ये दोनों पड़ोसी सतह के बाद ये 7 है? नहीं है। क्या 3 और 5 7 बना रहा है? नहीं। क्या 1 और 5 7 बना रहा है? नहीं बना रहा है। तो हम ये क्या बोलेंगे, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब हम सेकंड डाइस देखते हैं। क्या 6 और 4 7 बना रहा है? नहीं बना रहा है। क्या 6 और 3 7 बना रहा है? नहीं बना रहा है। पर 4 और 3 क्या ये 7 बना दे रहा है? तो आप बोलोगे सर दो नजदीकी सतह 7 बना रहा है। तो इस कौन से रूल को आप फॉलो किया, जनरल डाइस के रूल को। तो ये क्या है, हमारा जनरल डाइस है, क्योंकि दो पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए। चलिए फिगर थर्ड में देखते हैं। क्या 1 और 2 7 बना रहा है? नहीं बना रहा है। 5 और 1 क्या 7 बना रहा है? नहीं। और 5 और 2 ये क्या बना रहा है हमारा, 7। तो हम क्या बोलेंगे, दो पड़ोसी सतह का योग 7 बन रहा है। तो हम बोलेंगे ये डाइस क्या है, जनरल डाइस है। इस फिगर में देखते हैं। 5 और 4 क्या 7 बन रहा है? 6 और 4 क्या 7 बना रहा है? या 5 और 6 ये 7 बना रहा है? तो नहीं है। तो आप बोलोगे ये डाइस क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का रूल क्या था, अपोजिट बताने के लिए, कि दो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। दो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, आप बोलोगे 6, क्योंकि दोनों का योग कर दोगे तो क्या होगा, 7। अगर मैं 2 बोल देता तो आप क्या बोलते सर, 5। अगर मैं 3 बोल देता तो आप क्या बोलते 4। अगर मैं 4 बोलता तो आप क्या बोलते
3। अगर मैं 5 बोलता तो आप क्या बोलते? 2। अगर मैं 6 बोलता तो आप क्या बोलते? 1, क्योंकि सभी का योग देखो 7 बन रहा है। तो स्टैंडर्ड डाइस में हम अपोजिट कन्फर्म बता सकते हैं, मगर जनरल डाइस में मैंने कहा था कन्फर्म नहीं बता सकते। अब फिगर 2 में अगर मैं आपसे पूछ दूँ, इस 4 का अपोजिट बताना है, 4 का अपोजिट बताना है। तो 4 क्या है आपका? 100 नंबर में। तो यहाँ पे हमें क्या है? हिडन नंबर क्या-क्या? सर 1 है, 2 नहीं दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है? सर 5 नहीं दिख रहा है। तो हम बोलेंगे 1, 4 का अपोजिट 1 हो सकता है, या मे बी 2 हो सकता है, मे बी 5 हो सकता है। ये कन्फर्म नहीं होता है, इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना कि जनरल डाइस में हम कभी भी किसी का अपोजिट कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। अगर मान लो मैं 6 का अपोजिट बोल देता, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है। मान लो मैं 3 का अपोजिट पूछता, तो मे बी 1, 2 या 5 यही है, क्योंकि 3 भी हमारा 100 नंबर है और हिडन नंबर पे आ गया। मान लो मैं हिडन नंबर दे दूँ, मैं दे दूँ 2, तो यहाँ पे 100 नंबर आएगा, क्योंकि हिडन नंबर का 100 रिप्रेजेंट करेगा, तो 3 या 6 या 4। मान लो मैं 5 देता, तो ये 3, 6 या 4, या मान लो मैं 6 नंबर देता, तो आप क्या बोलते? थि- तो यहाँ पे आपका हो जाता, ये 100 नंबर है तो हिडन नंबर होता। हिडन नंबर में कौन कौन सा नंबर है? 1, 2, 5। ये ऑलरेडी हम लोगों ने करवा दिया था ऊपर में, ये वाला सेक्शन में। तो ये आपके पूरा का पूरा हिडन नंबर है। तो ये सेक्शन को आप इस चीज़ को समझ के रखोगे कि हमेशा 100 का अपोजिट होता है हिडन, जो नंबर आपको नहीं दिख रहा है, और हिडन का अपोजिट होता है 100। दैट मीन्स वाइस वर्सा। 100 का अपोजिट हिडन, हिडन का अपोजिट 100। चलिए, यही था आपका जन डाइस 1 का कॉन्सेप्ट, जो हम कहते हैं 1 कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं केस 2 पे। केस 2 में हमारा क्या था? केस 2, टू फिगर आर गिवन। दो चित्र दिए हो। तो मैंने कहा था इसमें 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पहला नो कॉमन कॉन्सेप्ट, सेकंड वन कॉमन कॉन्सेप्ट, और थर्ड टू कॉमन कॉन्सेप्ट। चलिए, तो पहले देखते हैं नो कॉमन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नो कॉमन कॉन्सेप्ट के लिए हमें सेम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड और जनरल डाइस का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे 2 फिगर है, तो मैं यहाँ पे आपको 2 चित्र बना रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 डाइस गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपका फिगर 1 और ये आपका दिया हुआ है फिगर 2, और आपसे पूछा गया है ये नो कॉमन कॉन्सेप्ट, क्या फिगर 1 और 2 में कोई भी नंबर एक दूसरे में कॉमन है? कोई भी नंबर 1 और 2 में कॉमन है? ना तो 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, 5, 6 कोई भी नंबर एक दूसरे से कॉमन नहीं है। तो जब भी नो कॉमन कॉन्सेप्ट का रूल आए, तो आप इस पे स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट और जनरल डाइस का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। अब स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहला डाइस जो दिया हुआ है, क्या ये डाइस स्टैंडर्ड है, जनरल है, आपको ये पहचानना है। तो स्टैंडर्ड डाइस का क्या है? दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। क्या इन दोनों का योग 7 हो रहा है? क्या इन दोनों का योग 7 हो रहा है क्या? क्या इन दोनों का योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ये डाइस
स्टैंडर्ड है। अब सेकंड डाइस को पहचानो, क्या इन दोनों का योग 7 हो रहा है, इन दोनों का या इन दोनों का? ये भी क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब दोनों के दोनों डाइस स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो हम स्टैंडर्ड डाइस के रूल को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या था, दो पड़ोसी सतह का योग, सॉरी, दो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 6, 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 5, 4 का ऑपोजिट क्या होगा, 3, 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 4, 6 का ऑपोजिट 1। क्लियर है, क्योंकि दोनों का सतह 7 हो रहा है, इन दोनों का 7, तो विपरीत सतह 7 होना चाहिए। अब आप बात करते हैं इसमें 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मात्र आपके पास दो ही कॉन्सेप्ट बनेंगे नो कॉमन में, और ये दोनों क्वेश्चन से यहाँ पे पूरे के पूरे सेक्शन कवर हो जाएंगे ये नो कॉमन वाले को। ये आपका फिगर 1 और ये आपका फिगर 2। तो पहले आपको देख के डाइस बताना है कि डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो फिगर 1, क्या ये डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है? तो आप क्या बोलोगे, क्या इन दोनों पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है? क्योंकि जनरल डाइस का रूल था कि सम ऑफ एडजेसेंट सरफेस, दो पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए। क्या 1 to 7 बना रहा है? बट 5 और 2 देखो ये 7 बना रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये डाइस, सर ये जनरल डाइस, क्या है, जनरल डाइस। क्या ये दोनों 7 बना रहा है? नहीं, बट आप इन दोनों को देखो, ये 7 बना रहा है, तो ये भी क्या बोलोगे आप, सर ये जनरल डाइस है। अगर आपके पास डाइस दोनों जनरल आ गए तो इसका रूल यही होता है अपोजिट निकालने का नो कॉमन कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, क्योंकि 1 2 5 3 4 6। तो इस कंडीशन पे होता है कि टॉप का अपोजिट होता है टॉप, टॉप का अपोजिट होता है टॉप। क्लियर है, टॉप का अपोजिट टॉप, फ्रंट का अपोजिट फ्रंट, साइड का अपोजिट साइड। ये बात एकदम ध्यान रखना, टॉप का अपोजिट टॉप, तो मतलब हम 2 का अपोजिट हम क्या बोलेंगे, 4, 1 का अपोजिट क्या बोलेंगे, 3, 5 का अपोजिट क्या बोलेंगे, 6। यही आपका इसका कॉन्सेप्ट होता है नो कॉमन कॉन्सेप्ट में। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक जनरल हो एक स्टैंडर्ड हो, बच्चे ऐसा कभी डाइस नहीं बन सकता। एक डाइस अगर जनरल बन गया तो दूसरा डाइस भी हमेशा जनरल ही बनेगा। क्लियर है, अगर एक डाइस स्टैंडर्ड बन गया तो दूसरा डाइस कभी भी जनरल नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा 7 बनाने के लिए कोई और नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा ये दो ही क्वेश्चन इसमें अराइज होते हैं। तो याद रखना, टॉप का अपोजिट टॉप, फ्रंट का अपोजिट फ्रंट, और साइड का अपोजिट साइड। इस चीज को आप लिख लो, टॉप का अपोजिट टॉप अपोजिट टॉप, साइड का साइड, और फ्रंट का फ्रंट। यही कॉन्सेप्ट आपके नो कॉमन कॉन्सेप्ट में आते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं रेलवे में नो कॉमन कॉन्सेप्ट से, और वो हर बार देता है जनरल डाइस के ही कॉन्सेप्ट को। अब हम बात करते हैं वन कॉमन कॉन्सेप्ट पे। सेकंड था हमारा इसमें वन कॉमन कॉन्सेप्ट। यहाँ भी आपको दो फिगर मिलेंगे क्योंकि दो डाइस है, फिगर 1 और फिगर 2। वन कॉमन कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि फिगर 1 और 2 में, दोनों फिगर में एक नंबर जो होगा कॉमन होंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
जैसे देखो 1 2 3 4 5 3। तो आप क्या बोलोगे, फिगर 1 और 2 में क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है? तो आप बोलोगे हाँ सर, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो फिगर 1 और फिगर 2 जो भी कॉमन नंबर हो फिगर 1 में और फिगर 2 में 3 है, तो आप उस नंबर को सबसे पहले लिख लो। अब उसके बाद क्लॉकवाइज चलना शुरू करो। 1 के साथ क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 से 1 में आ जाएंगे, आप उसको 1 लिख लीजिए। फिर 1 से चलेंगे 2, तो फिगर 1 के सामने 2 लिख लीजिए। अब आइए फिगर 2 पे, 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4, तो पहले 3 को कॉमन नंबर को लिखना है, उसके बाद 4, फिर 4 से क्लॉकवाइज 5। ये इस फॉर्मेट में हम अरेंज कर लेंगे। अब जो जिसके सामने आ जाए वो उसके अपोजिट, मतलब 1 के सामने कौन सा नंबर है 4, तो हम बोलेंगे 1 का अपोजिट 4। 2 के सामने कौन सा नंबर आया 5, तो 2 का अपोजिट क्या हुआ 5। अब जो नंबर बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, क्योंकि अगर 6 दोस्त में 4 दोस्त एक दूसरे के विपरीत हो गए तो 2 दोस्त ऑलवेज हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ क्या बन गया, 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 6। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। 1 2 3 2 4 5, ये फिगर 1 आपका है और ये फिगर 2 है। तो फिगर 1 और 2 में कॉमन क्या है, सेट 2 है। दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है 2। तो फिगर 1 से कॉमन नंबर पहले लिख लीजिए, उसके बाद क्लॉकवाइज चलना शुरू करो। 2 से चले तो 3, अब 3 से 1, तो आप 1 को लिख लिए। फिर आइए फिगर 2 में, फिगर 2 में तो 2 कॉमन नंबर से ही चलना है हमेशा। 2 से 4 और 4 से 5, जो जिसके सामने आएगा वो उसका विपरीत होगा, जो जिसके सामने आएगा वो उसके विपरीत होगा। तो 3 का अपोजिट क्या हुआ 4, 1 का अपोजिट क्या होगा 5, तो जो नंबर बच गया तो आप क्या बोलोगे 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6। इस तरह से हम कोई भी एग्जाम में आसानी से बता देंगे। ये हमेशा क्लॉकवाइज ही रोटेशन होता है, तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट को। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अल्फाबेट बेस्ड हो गया। जैसे आपको एग्जामिनर कभी कभी दे देगा, नंबर ना देके वो अल्फाबेट दे दे और वो बोल देगा कि वो अल्फाबेट क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ, और आपको 2 फिगर दे देंगे, फिगर 1 और फिगर 2, और पूछा जाएगा विपरीत बताइए। चलिए देखते हैं, ए बी सी डी टी एफ, ये फिगर 1, ये फिगर 2। तो आपको पूछा जाएगा कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, फिगर 1 और 2 में कॉमन क्या है बी, कॉमन नंबर का लेटर क्या है बी। तो फिगर 1 में पहले कॉमन लेटर लिखेंगे, कॉमन लेटर बी है, बी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो सी,
सी से क्लॉकवाइज चलेंगे ए, फिर फिगर 2 में कॉमन नंबर से चलेंगे क्लॉकवाइज। तो पहले कॉमन नंबर बी, डी और एफ, जो जिसके सामने आया वो उसके अपोजिट हो गया। तो बी का अपोजिट क्या होगा? जो लेटर बच गया। कौन सा लेटर यहाँ पे बच रहा है? ई। तो हम बोलेंगे बी का अपोजिट ई, सी का अपोजिट डी एंड ए का अपोजिट एफ। ये आपका वन कॉमन कॉन्सेप्ट का रूल था। अब बात करते हैं टू कॉमन कॉन्सेप्ट, जो आपका थर्ड। टू कॉमन कॉन्सेप्ट, यहाँ भी आपको दो फिगर मिलेंगे। फिगर 1 और फिगर 2। ये आपको फिगर दिया हुआ है 1 2 3, 1 4। ये आपको फिगर मिल गया और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे फिगर 1 और फिगर 2, तो इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? सर 1 2 यहाँ भी है और 1 2 यहाँ भी है, तो ये दो कॉमन है। तो जो नंबर कॉमन है इन दोनों को छोड़कर, कॉमन नंबर को छोड़कर बच क्या गया यहाँ पे? 3 फिगर 1 में, और इसमें क्या बच रहा है? 4। तो जो रिमेनिंग बच गया फिगर 1 और 2 में, ये हमेशा ऑलवेज एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब आप कह सकते हो कि 3 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 4, मतलब दो कॉमन मिला, ये दो कॉमन मिला। जो रिमेनिंग फिगर 1 में बच गया, जो रिमेनिंग फिगर 2 में बच गया, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब आता है 1 का अपोजिट या 2 का अपोजिट या 1 का। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका जनरल डाइस का। याद है जनरल डाइस में मैंने कहा था कि 100 नंबर का अपोजिट होता है हिडन नंबर, और मैंने कहा था वाइस वर्सा, एक दूसरे के विपरीत। अगर 100 नंबर का हिडन है तो हिडन का 100। अगर 1 हो या 2, तो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? 3 और 4, ये एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं। तो बच कौन सा रहा है? 5 और 6, ये दो नंबर हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो मे बी अगर 1 पूछा है या 2 पूछा जाए तो मे बी हो सकता है 5, मे बी 6। 2 पूछे या 1 पूछे तो आप बोल सकते हो 5 6। अगर आपसे पूछता 5 के बारे में, तो ये क्या है? ये हिडन नंबर है, तो 100 नंबर 1 या 2। अगर मैं 6 बोल देता तो आप बोल सकते हो 1 या 2। तो याद रखना हमेशा टू कॉमन कॉन्सेप्ट में जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट। उसके बाद जो नंबर कॉमन है 1 2, क्योंकि 1 का अपोजिट कभी 2 नहीं हो सकता है, तो 1 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है? मे बी 5 या 6। 2 का अपोजिट क्या हो सकता है? 5 या 6। उसी तरह से अगर मैं 5 के बारे में बोलूँगा तो मे बी 1 या 2, क्योंकि 6 तो कभी नहीं हो सकता है, वो उसके पड़ोसी सतह होंगे। तो यहाँ से देख लो इस चीज़ को, अगर डाउट हो तो देखो 3 का अपोजिट 4 होगा, ये कन्फर्म है, और वो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में। अब बात आ गई आपकी 5 और 6, तो 5 6 कहाँ पे आ सकता है? मे बी बॉटम में, अब मे बी बैक में, यही हो सकता है। तो यहीं पे मैंने कहा कि 1 का अपोजिट 5 या 6, 2 का अपोजिट 5 या 6, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है वो नंबर कहाँ पे होगा। उसी तरह से अगर मैं 5 के बारे में बोल दूँ तो 5 का मे बी 1 हो सकता है या मे बी 2 हो सकता है, क्योंकि 5 मे बी यहाँ भी है या यहाँ हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें।
1 3 6 3 6 4। यहाँ पे फिगर 1 और 2 दिया हुआ है। तो फिगर 1 और 2 में कौन कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है सर? 3 6 और यहाँ पे 3 6। मैंने कहा जो नंबर बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 4। ये कन्फर्म है कि 1 का अपोजिट 4 होगा। ये आपका कन्फर्म हो गया। अब बच गया आपसे अगर पूछा जाए 3 का अपोजिट, 6 का अपोजिट, और कौन सा नंबर यहाँ नहीं दिख रहा है? 5 नहीं दिख रहा है। और कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है। तो 2 या 5, ये दो नंबर आपका क्या है? डाइस में शो हो रहे हैं। और ये दो नंबर क्या है आपका? हिडन। तो 100 नंबर का अपोजिट क्या होता है? हिडन। मे बी 2, मे बी 5। 6 क्या है? तो यहाँ पे 2 या 5। यहाँ पे क्या आएगा? मे बी 3, मे बी 6। यहाँ पे मे बी 3, मे बी 6। अब सोच रहे होगे कि सर इसमें एग्जाम में कैसा आएगा? मान लो एग्जामिनर आपको दे दिया और ऑप्शन देता है ये 3 का अपोजिट पूछा गया। 3 का अपोजिट ऑप्शन ए में ये 2, बी में 5, सी में 1, डी में बोथ, आइदर, ये देगा आइदर ए ऑप्शन और बी। तो मे बी ए हो सकता है, मे बी बी हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं है। तो हम ऑप्शन किसे लगाएंगे? बी को। तो क्लियर है। इसलिए मैंने कहा कि या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है, डिपेंड ऑन ऑप्शन। चलो एक और देख लो। 6 का अपोजिट अगर मैं बोल दूं और ऑप्शन में मैं ये देता हूँ 2 3 सी 1 एंड डी 4। अब मुझे बताना 6 का अपोजिट क्या हो सकता है? क्या 2 हो सकता है? हाँ हो सकता है सर। क्या 3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये पड़ोसी सतह है। 1 और 4 एक दूसरे के खुद अपोजिट है। तो इस जगह पे ऑप्शन की कमी होने की वजह से इसका आंसर क्या बना? 2। चलो एक और देखते हैं। और मान लो मैं 2 लिख दूं, 2 का अपोजिट पूछ दूं और मैं ऑप्शन दूं 3, बी 6, सी 1, डी आइदर ए और बी, या तो ए या बी। तो हम किसे आंसर ठीक करेंगे? डी को। अगर मान लो ये ऑप्शन में मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर दूं, ए में लिख दूं 3, बी में लिख दूं 6, सी में लिख दूं 1 और डी में लिख दूं नन, तो हम कंफर्म 3 के बारे में भी नहीं है और ना ही 6 के। तो हमारा आंसर होगा डी।